अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 31st वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो का कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और लास्ट में क्वेश्चन आ गया था जो कि था कि हाउ डू यू नो कि कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं तो उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके आंसर की कि हाउ टू नो इफ़ कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो इसका सबसे सिंपल आंसर क्या है कि हमको इसमें पोलैरिमीटर में डाल के चेक करना पड़ेगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और हर जगह पोलैरिमीटर का अपरेटस का यूज़ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम सब जो है बुक कॉपी पेपर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो हम कहाँ से पोलैरिमीटर खोज के लाएंगे कंपाउंड के लिए। तो उसके लिए हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसीडर करते हैं जिससे कि हम लोग गैस कर सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है कि देखिए उसके पास डाई सिमेट्री हो। ठीक है, अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैसा कंपाउंड हो वो डाई सिमेट्रिकल कंपाउंड हो, मतलब उसमें 2 सिमेट्री आती हो। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है कायरलिटी, और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को फॉर्म करे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। ठीक है, ये 3 चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या क्या है, पहला डाई सिमेट्रिकल है, दूसरा कायरलिटी है और तीसरा क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो हम लोग एक एक करके तीनों चीज़ों को समझेंगे, और सिमेट्री को समझेंगे, कायरलिटी को समझेंगे, फिर उसके बाद नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं उनको समझेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम गेस कर सकते हैं किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कायरलिटी के बारे में। कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी वर्ड क्या मीनिंग करता है। कायरलिटी वर्ड जो है थोड़ा सा कायरल वर्ड से बना हुआ है। कायरल वर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ बने जिसका इमेज जो हो सुपर इम्पोज ना हो। यानी कि अगर हम लोग कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम उसके मिरर इमेज को उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पुट करें तो वो एक दूसरे से अगर सेम हो जा रहा है तो वो हमारे पास आ जाता है नॉन कायरल, और अगर नहीं हो रहा हो ऐसा तो आ जाता है कायरल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कायरलिटी को आप ऐसे समझिए, सपोज करिए हमारे पास लेटर बी है, इसको हमने मिरर के सामने रख दिया। ठीक है, और हमारे पास लेटर ए है और इसको हमने मिरर के सामने ऐसे रख दिया। ठीक, अब बी की जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी और ए की जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी इमेज हो गई। तो ओ और आई से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने इमेज को ओ के ऊपर रखा, यानी हम उसने सुपर इम्पोज करने की कोशिश की। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि बी वाला जो है क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। लेकिन ए को अगर हम यहाँ से उठाएंगे इसकी इमेज को और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे यहाँ से इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, सी पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी उसके ऊपर आ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ए है ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसी के ऊपर हम रख देंगे तो इसी की मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम ऐसी ही बन जाएगी। लेकिन बी जो है ऐसा था, उसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो ऐसे करने पर ये नहीं आ रहा है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाती है मिरर इमेज तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंपाउंड, ये कोई चीज़ जो है क्या है, सब्सटेंस क्या है, कायरल है। ठीक है, और अगर सुपर इम्पोज हो जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ए कायरल है। तो कायरल का मतलब बेसिकली अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी बोलते हैं। ठीक, यानी कि वो फिनोमेना जिसमें क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आए कंपाउंड्स में, या अभी हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस की तो सब्सटेंस में। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है तो ये ए कायरल होगा, और अगर नहीं हो रहा हो तो कायरल होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि कायरलिटी क्या होती है। हमारे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ाई होगी तो प्रोपेन टू ऑल का एग्जाम्पल लिया है और ब्यूटेन टू ऑल का एग्जाम्पल लिया है। ये दोनों अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑल लगा है इसका मतलब अल्कोहल है। एक में 3 कार्बन है, एक में 4 कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपेनॉल का हम लोग 3 डायमेंशन में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको कैसा देखने को मिलता है, हमारे पास कुछ इस तरह का, ये दोनों सेम प्लेन में होते हैं और हमारे पास एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन होता है और एक CH3 इनसाइड ऑफ द प्लेन होता है, जैसे हम लोगों ने वेज डैश 3 डायमेंशन में पढ़ा था वो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्रोपेन टू ऑल।
प्रोपेन 2, ठीक है। अब ब्यूटेन 2ऑल की बात की जाए तो ब्यूटेन 2ऑल में हमारे पास OH और हाइड्रोजन सेम प्लेन में, आउटसाइड ऑफ द प्लेन में हमारे पास होता है C2H5 और इनसाइड ऑफ द प्लेन में हमारे पास क्या होता है CH3 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन 2ऑल। अब इसके सामने हम क्या लगाएंगे, मिरर लगाते हैं, ठीक। तो मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं, मिरर बने। जब हमने मिरर लगा लिया तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इन कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। तो मिरर इमेज में होता क्या है, मिरर इमेज में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो जैसे हमारे पास इधर H है, ऐसे O होगा, फिर C होगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर हमारा क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा और इधर हमारा क्या आ जाएगा CH3, ठीक। ये इसकी मिरर इमेज हो गई प्रोपेन 2ऑल की। और हमारे पास इसकी बात करें ब्यूटेन 2ऑल की तो H आगे, O C, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। इधर हमारे पास आ जाता है C2H5 और फिर यहाँ पे डैश्ड लाइन में हमारे पास क्या आ जाता है CH3। ये हो गई हमारी मिरर इमेज। अब हमको अगर सुपर इम्पोजिबिलिटी कंफर्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब कंपाउंड्स का केस आता है, यानी कि जब हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के टर्म्स में बात करते हैं, तो हमको ध्यान देना होता है कि सुपर इम्पोजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए हमको मिरर इमेज को, यानी कि ये जो हमारे पास इमेज बनी हुई है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 180 डिग्री पे टर्न करना पड़ेगा या रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। ये कंडीशन है, तभी जो है क्या होता है, हमको सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक होती है, ठीक। तो याद रखना है क्या कि मिरर इमेजेस को सुपर इम्पोजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए हमको मिरर इमेजेस को 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या इससे, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसे डैश लाइन बना लेते हैं, बेसिकली डैश लाइन बना लेते हैं, ये समझाने के लिए कि इसका जो है हमने रोटेशन किया और इस कंपाउंड को हम 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं। और साथ ही साथ इस नीचे वाले को भी करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए 180 डिग्री रोटेट किया तो OH हमारा जो है इस तरफ को है, ठीक। तो अब ये किधर को हो जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा, उसका 180 डिग्री आएगा घूम के यहाँ पर, ठीक है। घूम के क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे COH, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। हाइड्रोजन इस तरफ है, 180 डिग्री आप घुमाएंगे तो वो किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और CH3 ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन है। अब ये क्या होगा, ये चला जाएगा हमारा इनसाइड ऑफ द प्लेन। तो इनसाइड ऑफ द प्लेन में भी हम लोग क्या करते हैं, CH3 बना लेते हैं। और जो इनसाइड ऑफ द प्लेन में CH3 था वो आउटसाइड ऑफ द प्लेन में आ जाता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो CH3 है वो इनसाइड से आउटसाइड आ गया और ये वाला आउटसाइड से इनसाइड आ गया, क्योंकि जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो आउट ऑफ द प्लेन था, ये बाहर था, बाहर से अब अंदर चला जाएगा, इसलिए ये वाला बन जाएगा, ठीक। अब ज़रा हम 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको नोटिस करें तो हमको जो ओरिजिनल कंपाउंड की इमेज थी और ओरिजिनल जो कंपाउंड है और जो इसकी 180 डिग्री पे रोटेट करने वाली इमेज है, वो दोनों क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल, यानी कि ये कंपाउंड जो है क्या है, ये कंपाउंड हमारा एक कायरल है, ठीक है। यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक कायरल हो गया। ध्यान से समझिएगा, जो आउटसाइड होगा वो इनसाइड चला जाएगा, जो इनसाइड होगा वो आउटसाइड आ जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सेम प्लेन पे दिख रहा है बस उसको 180 डिग्री रोटेट कर देना है। ये इस तरफ को था, हमने 180 डिग्री रोटेट किया तो सारे इस तरफ को आ गए, इसलिए OH और H जो हो गया हमारे इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, हम ब्यूटेन 2ऑल को भी रोटेट करते हैं। तो HOC OH और H ऐसे ही सेम इट इज़ 180 डिग्री पर आ गया, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ द प्लेन हमारे पास क्या है, CH3 है, तो अब वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द प्लेन में हमारे पास C2H5 है, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, इनसाइड ऑफ द प्लेन चला जाएगा, तो C2H5। अब हम इसका ओरिजिनल देखें और 180 डिग्री पर मिरर इमेज रोटेट करके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखेंगे ब्यूटेन 2ऑल के ऊपर, तो आप नोटिस करेंगे कि CH3 और C2H5 एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, C2H5 और CH3 हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या आ जा रही है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है। और इस वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारा हो जाता है कायरल। तो ये कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, कायरल हो गया। और जब ये कायरल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड कैसा होगा हमारा, ऑप्टिकली
एक्टिव होगा, लेकिन हमारा प्रोपेन-टू-ऑल जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो हमारे पास ब्यूटेन-टू-ऑल ऑप्टिकली एक्टिव मिल गया और प्रोपेन-टू-ऑल क्या मिला, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने क्या देखा कि हम जो है बिना पोलरीमीटर का इस्तेमाल किए मिरर इमेज को 180 डिग्री रोटेट करके बता सकते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, वो कायरल है या नहीं है। और अगर कायरल होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी नेचर में दिखाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, अब डेफिनेशन यहाँ से आती है कि वो कंपाउंड जो कायरल होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। वो कंपाउंड जो कायरल होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ तो A और B एक दूसरे के क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ में आई बात? तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इनको कुछ नाम दिया जाता है। ठीक, जो कायरल कंपाउंड होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इनैंशियोमर्स। यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, इसलिए इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो क्या हो, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल mirror images of each other are called enantiomers। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनैंशियोमर्स, यानी ए और बी एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स है और इनको हम लोग क्या कहेंगे, ये इनैंशियोमर्स हैं। ठीक है, और इस फेनोमेना को हम लोग इनैंशियोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, क्यों इनैंशियोमर्स कहते हैं, क्योंकि जो है ए और बी इन दोनों में से कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक जो है क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक जो होता है लीवो रोटेटरी होता है। और इनैंशियोमर्स इसलिए हम इनको कह रहे हैं क्योंकि जितना थीटा एंगल से रिट्रेशन एक कंपाउंड करेगा, सपोज करते हैं डेक्स्ट्रो में तो हम पॉजिटिव में एंगल लेते हैं और लीवो है तो हम माइनस में लेते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे हम थीटा एंगल इस तरह से बनाते हैं तो माइनस थीटा और प्लस थीटा में जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, यानी कि अगर 10 डिग्री का बेंड कर रहा है पॉजिटिव में तो 10 डिग्री का बेंड निगेटिव में भी हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनैंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कायरलिटी की। तो कायरलिटी में हमने समझ लिया कि क्या होना चाहिए कंडीशन, कायरलिटी में कंडीशन होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की। ठीक है, इसको फटाफट से गेस करने के लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कायरल सेंटर का। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर को अगर हम लोग एज अ डेफिनेशन कुछ नहीं कह सकते, मगर कायरल सेंटर हम उसको बोल सकते हैं जो ऐसा कार्बन हो जहाँ जिसको हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके और कंपाउंड की मिरर इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो कायरल सेंटर को समझने के लिए इसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए ध्यान से कि जो कायरल सेंटर कार्बन होता है उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की कंडीशन का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं या फिर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो कार्बन जिनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। ठीक है, क्या हो, डिफरेंट 4 वैलेंसीज हो, डिफरेंट 4 वैलेंसीज हों, उनको हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर। जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने प्रोपेन-टू-ऑल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, प्रोपेन-टू-ऑल, तो 3 कार्बन थे। ठीक, यहाँ पर हमको क्या मिला, हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, इधर क्या था हमारा CH3, इधर क्या था हमारा CH3। और हमने फिर क्या देखा, ब्यूटेन-टू-ऑल देखा, तो हम लोग साथ में ब्यूटेन-टू-ऑल को भी ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेन-टू-ऑल में हमने देखा क्या, CH3 CH2 CH CH3, इसको अलग करके बनाते हैं तो बेटर रहेगा। इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर CH3 कर लेते हैं,
यहाँ हाइड्रोजन कर लेते हैं और यहाँ पे OH कर लेते हैं। अगर हम इस कार्बन को कायरल सेंटर माने तो आप देखिए कि इनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो इसमें इधर और इधर CH3 लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जा रहा था, A कायरल हो जा रहा था। लेकिन अगर चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो, जैसे इस कार्बन से हमारे पास CH2 CH3 लगा है, इससे CH3 लगा है, इससे हाइड्रोजन लगा है, इससे हाइड्रोक्साइड या OH लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो हो रही है, साथ ही साथ इसकी डिफरेंट चारों वैलेंसीज दिख रही हैं। तो ये कार्बन कायरल है, यानी कि ये कैसा कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कंपाउंड में, ये ध्यान देना है क्या, कि किसी भी कंपाउंड में हमारे पास अगर कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो वो क्या बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि इनैंशियोमर्स बनाएगा। और इनैंशियोमर्स अगर बना रहा है तो उसमें दो इनैंशियोमर्स बन रहे हैं, तो एक जो होगा D होगा और एक जो होगा L होगा, यानी डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कायरलिटी है कि नहीं है, और कायरलिटी की पहचान क्या है, कायरल सेंटर की पहचान क्या है, कि सिंपली आप देखिए कि कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट तो नहीं है, अगर एक भी सेम हो गई तो कायरलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डाई सिमेट्री, जो कि हमने शुरू में बताया था। डाई सिमेट्री जो है हमारे सिलेबस में नहीं मिलता है। ठीक है, डाई सिमेट्री हमारे क्लास 12 तक के सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, डाई सिमेट्री का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमको दो कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब हमको क्या देखने को मिलेंगे, 2 कायरल सेंटर, तो हम लोग क्या देखें, 2 या 2 और मोर कह सकते हैं, बेटर रहेगा। 2 और मोर कायरल सेंटर अगर देखने को मिल रहा है तब हम लोग डाई सिमेट्री का यूज़ करते हैं। डाई सिमेट्री जो होती है वो दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम लोग जज करते हैं अगर हमारे पास कायरल सेंटर ज़्यादा हुआ तब। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कहें, छोटा सा कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, छोटा सा अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है ये साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं, इधर हमारे पास CH3 लगा हुआ है और इधर हमारे पास CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है ये है कायरल सेंटर। ठीक, क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास दूसरा ग्रुप है, इधर हमारे पास लंबी चेन, इधर CH3 है, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर देखने को मिल रहा है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो अब हम हमारे पास फिर इधर से भी देखें तो ये भी हमारे पास कायरल सेंटर मिल रहा है, यानी कि हमारे पास दो कायरल सेंटर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप इसको चाहें तो एक्सपैंड करके देख सकते हैं। C इधर CH3 है, नीचे जो है हमारा C है, इधर हमारा हाइड्रोजन है और इधर हमारा CH2 है, फिर और सारे ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास कायरल सेंटर मिल रहा है क्योंकि डिफरेंट वैलेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, हाँ, डिफरेंट वैलेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से ये वाला भी कायरल सेंटर है। अब दो कायरल सेंटर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते कि डिफरेंट वैलेंसी है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमको देखना होगा COS और POS, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, याद रखिएगा, अगर POS या फिर COS है तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें एक लाइन, तो हम इसको इक्वल पार्ट में सिमेट्रिकल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, साइक्लिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है, जिसमें आपको सिस ट्रांस वाले आइसोमर्स भी देखने को मिलेंगे। हमने बनाया साइक्लोब्यूटेन, इधर लगा हमारे पास CH3, इधर लगा हमारे पास CH3, ये हो गया हमारा सिस वाला, और इसको हम लोग ऐसे अगर अपोजिट कर दें तो ये हो जाता है हमारा ट्रांस वाला। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको कायरल सेंटर देखने को मिल रहा है, इधर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसके बीच से लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो हमको इस केस में यानी सिस के केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जा रही है। अगर हम इधर से ड्रॉ करें लाइन तो हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में हमको क्या मिल रहा है, सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है।
दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्म जो है ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हमको सिस फॉर्म इस केस में, इस कंपाउंड के केस में सिस फॉर्म हमको क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि क्या हैं, हमारे पास होते हैं, जिनमें सिमेट्री को देख के हम लोग जज करते हैं जब उनके पास मोर देन वन कायरल सेंटर होते हैं तब। तो ये हो गया हमारा डाइसिमेट्री और हो गया हमारा क्या, कायरलिटी। ठीक है, इसके बाद जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री का थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर हम लोग रेफर करें तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी यही हमने जो कंपाउंड देखा, इसी का हम एक पोजीशन आइसोमर ले लेते हैं, CH3 और CH3। ठीक है, और इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म ले लिया, अब हमने सिस फॉर्म ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने CH3 ले लिया और एक यहाँ CH3 ले लिया। तो इस केस में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है क्योंकि इक्वल पार्ट में नहीं बांट रहा है, लेकिन इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम है। सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम होने का मतलब एक सेंटर पे अगर हम पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ से इसका और इसको देखें तो ये दोनों क्या हैं, एकदम सेंटर में आ रहे हैं, प्लेन सिमेट्री में आ रहे हैं। ठीक है, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी कि सेंटर से जो है इक्वली डिस्टेंट पे है। ठीक है, ऐसे केस में इसके पास COS है और POS नहीं है। तो COS और POS दोनों नहीं होगा तब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिस ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होगी तब हमारे पास क्या आता है, ऑप्टिकली एक्टिव आता है। अगर दोनों में से कुछ भी एक हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा डाइसिमेट्री के ऊपर डिस्कशन। अभी ये टॉपिक काफ़ी लंबी है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीसो कंपाउंड्स और डायस्टीरियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर वगैरह को। तो वीडियो को तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।